नमस्कार साथियों, हिंदी में स्वर वर्णमाला अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब अपना अगला वर्णमाला का अगला भाग है क्या? व्यंजन वर्णमाला, जिसे आज हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 25 की बात की थी। उनमें कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। उनमें कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो अपने पास ये है क्या? स्पर्श व्यंजन। ये जो स्पर्श व्यंजन है, इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है 5 वर्गों में। ठीक, और प्रत्येक वर्ग में जो प्रत्येक वर्ग में कितने? 5 क्या है? वर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, वो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक, अब देखे लेते हैं क्या है स्पर्श व्यंजन। तो देखो जरा, स्पर्श व्यंजन है का। स्पर्श व्यंजन है क्या? का, ख, ग, घ, अं। ठीक है, चा, छा, जा, झा, न्य। फिर है क्या? टा, ठा, डा, ढा, अणा बच्चा खाली। फिर है क्या? ता, था, दा, धा और न। फिर है क्या? पा, फा, बा, भा, मा। इसका मतलब ये हुआ कि का से लेकर कहां तक? मां तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और प्रत्येक वर्ग में 1 2 3 4 5 क्या है? वर्ण है। और वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। तो ये तो है अपने पास क्या? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरे व्यंजन अपने पास है, वो व्यंजन कौन से हैं? तो देखो जरा, वो व्यंजन है अपने पास कौन से? अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन है अपने पास। ठीक है, तो देखो जरा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखो, अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक, इसके बाद अपने पास क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो देखो जरा, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। और अपने पास अब क्या है? अब अपने पास बचे हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। अब क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो इन संयुक्त व्यंजनों में देखें, श, त्र, ज्ञ, और इसमें एक और आता है जिसको बोला जाता है क्या? श्र। इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, चर्चा करेंगे अपन। ठीक, तो देखो जरा, कहने का मतलब ये कि ये है अपने पास पूरे यहां से लेके यहां तक जो व्यंजन है अपने पास, इन व्यंजनों को कहा जाता है क्या? स्पर्श व्यंजन। ये है अपने पास क्या? स्पर्श व्यंजन। ठीक, तो देखो जरा, ये है अपने पास स्पर्श व्यंजन। अब इसको हमें ये समझना है कि यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 25 है। अगर ये कहा जाए कि प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं, तो हम कहेंगे 5 अक्षर हैं। ठीक है, अब इनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। किस आधार पर? वो देख लेते हैं। हमने हिंदी में जब स्वर वर्णमाला पढ़ी, तो उसमें एक तो हमने उच्चारण स्थल के आधार पर क्या किया? वर्गीकरण किया। काय के आधार पर? उच्चारण स्थल के आधार पर। तो देखो जरा, इनको अगर हम उच्चारण स्थल के आधार पर अगर वर्गीकृत करें, तो मैंने कहा कि पूरी हिंदी की जो लिपि है, वो लिपि कैसी है? वैज्ञानिक लिपि है। पूरी लिपि कैसी है? वैज्ञानिक लिपि है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी पूरे सीक्वेंस को ध्यान में रखा गया होगा। जैसे छोटा आ से लेके हमने कहां तक देखा था? अंक कहां तक देखा था? 2 को अभी अपन ने छोड़ रखा है, लेकिन हमने कहां तक? औ तक देख लिया था। उस औ तक हमने देखा कि एक सीक्वेंस था, किस तरीके से उन्होंने छोटा आ के बाद बड़ा आ को सेट किया, फिर छोटी ई के बाद बड़ी ई को। जैसा इंग्लिश में है कहीं पर स्वर कहीं पर व्यंजन है, ऐसा नहीं है। हिंदी में स्वर अलग सेपरेट किए गए हैं और व्यंजन अलग।
दूसरी बात, उनके उच्चारण स्थल के आधार पर भी देखा गया है कि जो आलतू टट्टी लोग हैं, ठीक है, जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इधर उधर उनको देखने में, वर्णों को इधर उधर आने करने में, तो स्वर का उच्चारण आपके पास हो, आपको कोई भी ऐसा शब्द ना हो, कोई ऐसा वर्ण ना हो जिसको बोलने में ज्यादा परेशानी हो, तो वर्णों के उच्चारण स्थल को बड़े ध्यान में रखकर क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो हमने देखा कि हमारे पास जो उच्चारण स्थल है, इन उच्चारण स्थलों की संख्या कितनी है, 5। इन उच्चारण स्थलों की संख्या कितनी है, 5। जो पहला उच्चारण स्थल है, जो पहला उच्चारण स्थल है वो है कंठ। तो कंठ का मतलब बता दिया था, ये गले के पास क्या है, कंठ है। तो पहला वाले वर्ण के अंदर जितने भी वर्ण रखे हैं, इस वाले वर्ग में वो सारे के सारे कहां से बोले जाते हैं, कंठ वर्ग से। कंठ के ऊपर है क्या, तालु। कंठ के ऊपर क्या है, तालु। तो ये सारे क्या है, तालु। तालु के आगे ऊपर क्या है, मूर्धा। अब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ये है क्या, मूर्धा। तो मूर्धा है। मूर्धा के बाद क्या आते हैं, दंत हैं, और दंत के बाद क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, तो देखो जरा, कहने का मतलब ये कि इसमें भी सीक्वेंस बहुत ध्यान में रखा है। पहले कंठ, तो कंठ से बोले जाने वाले आप जब प्रोनाउंसिएशन करोगे, इनका उच्चारण करोगे, तो आप देखोगे कि क, जब आप बोलोगे क, तो जब आप क बोलोगे तो आपके कंठ क्या होगा, एक्टिव होगा, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, वैसे ही च, छ, ज, झ, न्य, वैसे ही ट। आगे देखना, जब आप ट, ठ, ड ये सब बोलोगे तो क्या बदल रही है, स्थिति बदल रही है। जैसे ही का से लेके अंग तक आए तो हमें कंठ एक्टिव लगेगा, और फिर तालु का मतलब कंठ के ऊपर जो है च, छ, ज, झ, न्य। वैसे ही आप मूर्धा पे जाओगे तो मूर्धा मैंने बोला ये खुरदुरी जगह है, तो ट जीभ ऊपर टकराएगी, ट, ठ, ड, ढ, अण। वैसे ही आप ता को बोलोगे तो दंत होगा, त, थ, द, ध, न। वैसे ही ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। मतलब ये हुआ कि ये इनके क्या है, उच्चारण स्थल है। इस आधार पर इनका क्या किया गया है, स्पर्श व्यंजनों का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब आप देखो जरा, प्रत्येक वर्ग में देखो तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 क्या हो गए आपके पास, वर्ण हो गए। इधर अगर देखें 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्या हो गए, वर्ग हो गए। इस वाले वर्ग को कहा जाता है का वर्ग। इस वाले वर्ग को क्या कहा जाएगा, का वर्ग। इस वाले वर्ग को क्या कहा जाएगा, चा वर्ग। जो पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है उसी के नाम से उस वर्ग को कहा जाता है। इसको कहा जाएगा क्या, टा वर्ग। इसको क्या कहा जाएगा, टा वर्ग। और इसको क्या कहा जाएगा, ता वर्ग। इसको क्या कहा जाएगा, ता वर्ग। और इसको क्या कहा जाएगा, पा वर्ग। मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, ये क्या है, क, च, ट, क, प। 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। का वर्ग, आपसे सिर्फ अगर ये भी पूछ ले कि का वर्ग क्या है, तो या का वर्ग के सभी वर्ण काय से बोले जाते हैं, तो कंठ से। आपसे बोले चा वर्ग के सभी वर्ण काय से बोले जाते हैं, तो तालु से। अगर कहा जाए कि टा वर्ग के काय के, ता वर्ग के जो वर्ण है वो काय से बोले जाते हैं, मूर्धा से। और अगर ता वर्ग पूछे, वैसे ही पा वर्ग पूछे, तो ये इनके क्या है, वर्गों के नाम है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब देखो, तो ये तो हो गया काय के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर किनकी बात, स्पर्श व्यंजनों की बात। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, अंतस्थ व्यंजनों की, तो देखो ये है य, ये है र, ये है ल, ये है व। ठीक है, अब इन दोनों के नाम हैं, एक ये या हुआ और एक ये क्या हुआ, व। ये जो दो वर्ण हैं, इन दो वर्णों के अगर हम देखें, इन दो वर्णों का मेल, तो देखो ये एक तो ई और एक क्या, आ। इन दोनों को मिलके बना क्या, य। और ऐसे ही क्या, उ और क्या, आ। इन दोनों को मिलकर बना क्या, वा। तो आप यहां पर एक बात समझो कि यहां पर कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो दो स्वरों के मेल से बना हो, है क्या? आप देख लो, कोई वर्ण नहीं है। इसी वजह से इन दोनों के लिए एक नाम आता है, इन दोनों के लिए क्या, एक नाम आता है, और वो नाम है क्या, वो नाम है क्या, उसको बोला जाता है क्या, अर्धस्वर। क्या, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर कहे जाने का कारण क्या है, अर्ध स्वर कहे जाने का कारण ये है कि विशेषताओं में हमने देखा था कि स्वर स्वर से शुरू होता है, स्वर पर खत्म होता है। ये विशेषता हमने स्वरों की देखी थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ भी कोई कंडीशन है, स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर पर खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर ऐसी है
जो स्वरों से क्या है भिन्न है। वो बात क्या है, वो बात ये है कि बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये विशेषता है व्यंजनों की कि व्यंजन अकारांत है। यहाँ से लेके यहाँ तक या हम यहाँ तक पढ़ेंगे सारे अकारांत होंगे, लेकिन प्रारंभ उनका किससे नहीं होगा, स्वरों से नहीं होगा। इनका प्रारंभ तो स्वरों से हुआ है इसीलिए तो स्वर हो गए, लेकिन अंत काय से हुआ है, व्यंजनों से हुआ है, इसीलिए इनको क्या कहा, अंत काय से हुआ है, स्वरों से हुआ है। तो इनकी जो बनावट है वो बनावट स्वरों से भिन्न है, लेकिन व्यंजनों से भी क्या है, भिन्न है, इसीलिए ये स्वरों के ज्यादा करीब है, इसीलिए इनको कहा जाता है क्या, अर्धस्वर। इन दोनों को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। अब अगर इनका उच्चारण स्थल अगर देखा जाए तो आप बड़ी आसानी से उच्चारण स्थल इनका निकाल लोगे। क्या, जो ई है, इस ई को तालु से बोला जाता है और आ को काय से बोला जाता है, कंठ से, तो ये कंठ तालु हो जाएगा। वैसे ही अगर ऊ है, सॉरी व है, इस व को काय से बोला जाता है, ऊ को काय से बोला जाता है, ओष्ठ से, और आ को काय से बोला जाता है, कंठ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का और इन दोनों का जो मेल है वो हम एक एक करके अगर देखेंगे तो इसको ऊ को काय से बोल रहे हैं, ओष्ठ से, ऊ को काय से बोला जा रहा है, ओष्ठ से। तो देखो जरा, ऊ का उच्चारण स्थल है क्या, ओष्ठ, ऊ का उच्चारण स्थल क्या है, ओष्ठ, और आ का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ, आ का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ। अब इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ई का उच्चारण स्थल क्या है, तालु, ई का उच्चारण स्थल क्या है, तालु, और आ का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ, आ का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ। तो इन दोनों के मेल से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंठ तालु, ये क्या हो जाएगा, कंठ तालु, और इनको क्या कहा जाएगा, कंठ ओष्ठ। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, कंठोष्ठ हो गया क्या, तो हम कहेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वा का उच्चारण स्थल क्या है, तो आप कहोगे कंठोष्ठ, और अगर ये पूछा जाए कि या का उच्चारण स्थल क्या है, तो कहोगे कंठ तालु, और अगर ये पूछा जाए कि अर्धस्वर किसमें होते हैं या कितने होते हैं, तो अर्धस्वरों की संख्या कितनी है, 2, और अर्धस्वर कौन कौन से हैं, या है और वा है। और अगर ये पूछा जाए कि अंत स्वर जो क्या नाम से अर्धस्वर होते हैं वो किसमें होते हैं, तो आप कहोगे अंतस्थ स्वर में होते हैं। वैसे ही देखो, अब अगर उच्चारण स्थल की बात करें हम ला की, और उच्चारण स्थल की बात करें रा की, तो ये जो रा है, इस रा को बोला जाता है काय से, मूर्धा से, इस रा को काय से बोला जाता है, मूर्धा से, और ला को काय से बोला जाता है, दंत से, ला को काय से बोला जाता है, दंत से। इसका मतलब ला का उच्चारण स्थल दंत है और रा का उच्चारण स्थल क्या है, मूर्धा है। वैसे ही यहाँ पर अगर जाएंगे तो इसका उच्चारण है क्या, तालु से, इसीलिए इसको तालकशा बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थल है काय से, मूर्धा से, तो इसको मूर्धन्य सा बोला जाता है, और इसका उच्चारण स्थल है काय से, दंत से, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दंत सा बोला जाता है। और इसका जो उच्चारण स्थल है वो है कंठ से। ठीक है, किसका, हा का। वैसे ही शा की अगर हम बात करें तो इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, कारण सुनो। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं, पहले इनका उच्चारण के राग में देख लेते हैं। क्या, ये जो क्षा है, ये जो क्षा है, देखना जरा नीचे तक दिख रहा है क्या, ये जो क्षा है, ये क्षा का निर्माण हुआ है हलंत का से और मूर्धन्य सा से, हलंत का से और मूर्धन्य सा से, दिख रहा है क्या। दूसरा जो त्रा है, इस त्रा का निर्माण हुआ है हलंत ता से और रा से। वैसे ही यहाँ पर जो ज्ञा है, इसका निर्माण हुआ है ज्या से, कैसे, जा से और कैसे, जा से। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ज्या, हलंत जा से और न्या से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ज्या। कभी कभी इसको ज्या भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ज्या, क्योंकि जा है, ठीक है, जो जा है और क्या है, ये न्या है, तो दोनों से मिलकर क्या बना, ज्या। ठीक है, कभी कभी हम इसको बोलते हैं ज्ञा, लेकिन बोला क्या जाता है, ज्या। और ये जो श्रा है, इस श्रा का निर्माण काय से हुआ है, तो शा से हुआ है, और काय से हुआ है, रा से हुआ है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, वो ये कि देखो सब में हलंत लगा है, ता में हलंत लगा है, ता में हलंत लगा है, जा में भी क्या लगा है, हलंत लगा है। तो इसमें दो क्या है, वर्ण है क्षा में। इसको जैसे कई लोग बोलते हैं क्या, छा, इसको उच्चारण स्थल बोलते हैं छा। तो छा जब बोलोगे तो अगर इसका मतलब वो बोल रहे हैं कक्षा, ठीक है, जबकि बोलना क्या है, कक्षा, बोलना क्या है, कक्षा। तो अंतर है, हम जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कक्षा, कक्षा में तो पढ़ाई होती नहीं है, शायद पढ़ाई किसमें होती है, कक्षा में। तो इसको जब आप इसको बोलोगे, जब आप क्षा को बोलोगे तो आप पहले कोशिश करोगे हल्का सा का
बोलने की और फिर पूरा बोल दोगे मूर्धन्य सा, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो निकल के आएगा क्ष। वैसे ही त्रा को जब बोलोगे तो आधी कोशिश करोगे ता बोलने की और पूरी कोशिश करोगे रा बोलने की। और एक बात याद रखना, हम लोग त्रा कुछ इस तरीके से बना देते हैं जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर इस तरीके से कर दिया जाए तो ये प्रा हो गया, जो गलत है। आपको त्रा का कैसे बनाना है कि ता तो पहले ता बना लो और ता के नीचे क्या लगा दोगे, रकार लगा दोगे, तो बनेगा क्या, त्रा। तो पहले तो त्रा को लिखना सीखो। ये देखो इस तरीके से नीचे क्या होगा, त्रा बनाया जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे क्या, त्रा। वैसे जो ज्ञा है, जिसको हम ज्ञा बोलते हैं, इसको ज्ञा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हलंत जा और नया से मिलकर क्या बनता है, ज्ञा बनता है। तो इनको ज्ञा भी पढ़ा जाता है और इसको श्रा पढ़ा जाता है। अब अगर उच्चारण स्थल देखें कि भाई इनका उच्चारण स्थल क्या होगा, तो देखो ये कंठ है और ये क्या है, मूर्धा है। वैसे ही ता को देखो तो ता क्या है, देखो इसमें ता वर्ग क्या है, दंत, और रा क्या है, मूर्धा है। वैसे ही जा में जाएंगे तो ये क्या है, तालु है, जा में, ठीक है, इसमें तालु ही तालु है। तो ये इनके क्या हो गए, उच्चारण स्थल हो गए। तो आपको याद रखना है कि उच्चारण स्थल के आधार पर अगर अंतस्थ व्यंजनों में से पूछे कि रा का क्या है, ला का क्या है, वा का क्या है, या का क्या है, अगर उसमें में पूछे शा का क्या है, ता का क्या है, सा का क्या है और हा का क्या है। क्षत्र ज्ञा में पूछे तो उच्चारण स्थल वैसे इनके पूछते नहीं है उच्चारण स्थल, लेकिन मैंने आपको बता दिए कि ऐसे इनके क्या निकाले जाते हैं, उच्चारण स्थल निकाले जाते हैं। तो क्षत्र ज्ञा और श्रा ये चार क्या है अपने पास, संयुक्त स्वर है। चार अपने पास क्या है, संयुक्त स्वर है। तो ये तो बात हुई काय की उच्चारण स्थलों की, ये तो काय की बात हुई उच्चारण स्थलों के आधार पर ये क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, ठीक है। अब देखो दो अपने पास क्या है, एक तो है क्या, अच्छा इनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो देखो उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकरण हो गया, उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अच्छा अब देखो ये जो रा है, ये रा, इस रा को क्या बोला जाता है, प्रकंपित व्यंजन भी बोला जाता है। इस रा का एक नाम है क्या, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित। क्यों? क्योंकि इसको जब बोलते हैं तो जीभ में क्या होता है, कंपन होता है। तो ये जो वर्ण है र, ये वर्ण कैसा है, प्रकंपित व्यंजन है। और ये जो ला है, इस ला का एक नाम मिलता है क्या, पार्श्विक व्यंजन। क्या नाम मिलता है, पार्श्विक व्यंजन। तो आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। और इस हा को, ये हा जो है, ये हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम वर्ण माना जाता है। ये हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण है। मतलब ये हुआ कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या नहीं है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या है, हा। और ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या है। हम बहुत होशियारी से क्या लगा के आते हैं, क्या नहीं है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या है, हा। तो याद रखना है, इसको बोलते हैं इन दोनों को, या और वा को अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, कारण ये है उच्चारण स्थल के ये है। इसको बोला जाता है क्या, प्रकंपित व्यंजन। इसको बोला जाता है क्या, पार्श्विक व्यंजन। इसको बोला जाता है क्या, अंतिम वर्ण। ये ताल दिशा, ये मूर्धन दिशा, ये दंत सा है, ठीक है। और क्षत्र ज्ञा ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो ये तो बात हो गई काय के आधार पर, हो गई ये उच्चारण स्थल के आधार पर। ये बात हो गई काय की, उच्चारण स्थल के आधार पर। दूसरा, अब अगला जो प्रकार है वो है क्या, घर्षण के आधार पर, या फिर कहा जाता है काय के आधार पर, घोष के आधार पर। काय के आधार पर, घोष के आधार पर। तो देखो जरा, घोष कब होगा, जो भी बोला जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, इनमें एक व्यवस्था और है, वो ये है कि हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो जो हमारा वोकल कार्ड है, या हम कहें कि जो हमारा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के, या फिर कहें कि जो वाक्य यंत्र है, उसमें आपस में घर्षण होता है। जब घर्षण होगा तो कहा जाएगा सघोष या घोष, और जिनमें नहीं होगा उसे कहा जाएगा क्या, अघोष। तो इसका मतलब घर्षण या घोषत्व के आधार पर इनको बांटा गया है दो वर्गों में। एक को कहा जाता है सघोष, या फिर कहा जाता है क्या, घोष, या फिर क्या कहा जाता है, घोष। और एक होता है क्या, अघोष। एक क्या होता है, अघोष, मतलब जिनको बोलने में क्या ना हो, घर्षण ना हो, ठीक है। तो देखो जरा, इसका बिल्कुल सरल सा तरीका है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक के जो वर्ण है, ये मतलब प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, ये तो है क्या, ये तो है क्या, अघोष। ये क्या है, अघोष। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हो गए कैसे, अघोष वर्ण। ये कैसे वर्ण हो गए, अघोष वर्ण। अब अघोष कौन कौन से हो गए, तो पहले क ख
छ छ ट ठ ता थ पा फ, ये क्या हो गए? अघोष हो गए। और प्रत्येक वर्ग के तीसरे व्यंजन, चौथे व्यंजन, पांचवें व्यंजन क्या होते हैं? सघोष होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इनको ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। ये कैसे होते हैं? घोष होते हैं। तो देखो जरा, अब आपसे यहां से क्या प्रश्न आता है? यहां से दो तीन तरीके से प्रश्न आते हैं। एक तो आपसे ऐसे प्रश्न आता है कि वर्ण रख दिया जाए, आपको कि का रख दिया, ठा रख दिया, ता रख दिया और दा रख दिया, और पूछ लिया निम्न में से कौन सा सघोष है। ठीक है, सघोष है तो आप कहोगे इसमें दा सघोष है। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके से दा रख दिया, ढा रख दिया, न्या रख दिया और टा रख दिया और पूछ लिया निम्न में से कौन सा क्या नहीं है? सघोष नहीं है, तो आप कहोगे टा सघोष नहीं है। एक तो ये पैटर्न है। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने का है वो ये है, वो पूछ लेंगे कि किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि पहले और दूसरे वर्ण कैसे होते हैं? अघोष होते हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो घोष वर्ण है वो किसी भी वर्ग के कौन से वर्ण है? उल्टा, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो या फिर आपसे पूछा जा सकता, मतलब ये जो तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? घोष वर्ण हो गए, और इधर पीछे क्या हो गए? अघोष वर्ण हो गए। अब ये तो बात हो गई अपनी किसकी? स्पर्श व्यंजनों की। अब अगर इसमें आए हम तो देखो य, र, ल और वा, ये जो है ये भी कैसे होते हैं? घोष होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? घोष होते हैं। तो याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन भी कैसे होते हैं? घोष होते हैं। तो देखो अंतस्थ व्यंजन कैसे हो गए? घोष हो गए। ठीक है, अब देखो जरा, घोष मतलब क्या? घोष कहो या सघोष कहो एक ही बात है। और सा और सा की बात करें, ये कैसे होते हैं? अघोष होते हैं। ये कैसे होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, तो श, स, स, ह ये कैसे हैं? अघोष हैं। और क्या नाम से घोष कौन से हैं? य, र, ल, व, ये कैसे हैं? घोष हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? आपसे पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, तो आप कहोगे कि अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं घोष। और उस व्यंजन अगर पूछेंगे उस व्यंजन कैसे होते हैं, तो कहेंगे कि उस व्यंजन कैसे होते हैं? क्या नाम से? अघोष होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे देखते हैं अगला जो क्लासिफिकेशन, अगला जो वर्गीकरण है तीसरा, वो वर्गीकरण किस आधार पर है? तो देखो जो तीसरा वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है प्राण वायु के आधार पर। काय के आधार पर? प्राण वायु के आधार पर। अब देखो जो प्राण वायु के आधार पर वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण का किया गया है वायु के आधार पर। या तो ठीक है, जिसमें ज्यादा समय लगता है उसको बोला जाता है महाप्राण, जिसमें ज्यादा समय लगता है उसे महाप्राण, और जिसमें कम समय लगता है उसे क्या बोला जाता है? अल्प प्राण। उसे क्या बोला जाता है? अल्प प्राण। तो आपको याद रखना है कि जो प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। एक क्या किया गया है? महाप्राण। एक क्या किया गया है? अल्प प्राण। जब बात करें किसकी? अल्प प्राण की, तो देखो जरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ग कैसा होता है? मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ 135। ठीक है, और ये हो गए क्या? 24। मतलब ये कि इनको क्या बोला जाता है? अघोष, सॉरी अल्प प्राण, और इनको क्या बोला जाता है? महाप्राण। या फिर आप कह सकते हैं कि जो सम संख्या वाले होते हैं सम स्थान पर, और जो क्या होते हैं? विषम स्थान पर होते हैं, वो होते हैं अल्प प्राण। और जो सम पर होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? महाप्राण। इसका मतलब क क्या है? अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है, घ महाप्राण है, और ये क्या हो जाएगा? अपना अल्प प्राण। वैसे ही चा, वैसे ही जा, वैसे ही न्य, ये अल्प प्राण हो गए। और छा और क्या? झा, ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। तो आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, और पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो ये कि जो महाप्राण होते हैं, ये जो महाप्राण है, ये जो महाप्राण होते हैं, ये महाप्राण क्या होते हैं? ये महाप्राण हकारांत होते हैं। क्या? हकारांत। हकारांत का मतलब क्या हुआ कि आपको ये याद रखना है कि हा की ध्वनि होगी लास्ट में, हा की ध्वनि होगी लास्ट में। देखो जरा, जैसे ख बोलोगे तो हा आएगा, घ बोलोगे तो क्या आएगा? हा आएगा। मतलब आपको बस एक बात ये याद रखना है कि हा बोलने
जिसमें हकारांत हो रहे हैं, हा लास्ट में आ रहा है, जैसे कि इसमें हा आएगा वैसे ही इसमें हा आएगा, वैसे ही इसमें आप बोल के देखो, मैंने कहा याद कम करो, पहले समझ लो। तो देखो खा बोलोगे तो हा आएगा, वैसे ही छा बोलोगे हा आएगा, ठा बोलोगे हा आएगा, ठा बोलोगे हा आएगा, था बोलोगे हा आएगा, वैसे ही घा झा ढा धा और भा, जैसे ही आप इनका उच्चारण करोगे तो लास्ट में आप इसका अंत करोगे किससे, हा से। तो आपको ये तरीका है जिससे जो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हकारांत होते हैं, हा से जिनका हा के मतलब हकार हा से जिसका अंत होता है, उन्हें कहा जाता है क्या, महाप्राण। उन्हें क्या कहा जाता है, महाप्राण। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, स्पर्श व्यंजनों की। अब अगर अपन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कौन कौन से हैं जिनमें हा आ रहा है, तो देखो शा में हा आ रहा है, क्या आया ना, श स हा। अब देखना यहाँ पर अगर देखें कि जो ऊष्म है, ये जो अंतस्थ है, हकारांत किसमें हो रहा है, या तो बोलेंगे हा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, रा को बोलने में, ला को बोलने में, वा को बोलने में हा नहीं आ रहा। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं क्या, अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कैसे हो गए, अल्प प्राण। देखो शा बोलने में हा आ रहा है, सा बोलने में हा आ रहा है, इसको बोलने में हा आ रहा है, तो ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कोरोना वाली खांसी नहीं है, ठीक है। तो देखो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं, महाप्राण होते हैं और कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको बोलने में हा की ध्वनि उच्चारित होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, अल्प प्राण महाप्राण हो गए। ठीक, अब देखो एक और है क्या, ऊष्म व्यंजन। तो देखो ऊष्म तो इनको कह रहे हैं, ये ऊष्म है, ये ऊष्म है, ये ऊष्म है, ये ऊष्म है। ठीक, तो आपसे यही वर्गीकरण किया जाता है एक प्राण के आधार पर। तो अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, एक घोषत्व के आधार पर अघोष होते हैं, सघोष होते हैं, और एक है क्या, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। अगला देखो, अब यहाँ पर हमें ये एक बात और याद रखना है, वो ये कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये वाला जो डा है, ये डा, आप देखो इसको तीन तरीके से लिखा जाता है। एक तो इधर बिंदी लगा दी जाती है, दूसरा जो होता है वो नीचे लगा दी जाती है, और तीसरा जो होता है वो बिना बिंदी के लिखा जाता है। जब साइड में बिंदी लगाई जाती है तो ये पंचमाक्षर बन जाता है, जब इधर बिंदी नीचे लगाई जाती है तो ये ड़ा बन जाता है, और इधर बिंदी लगाई जाती है तो ये डा डमरू भोलेनाथ वाला बन जाता है। तो देखो एक शब्द में लिख रहा हूं गुड़ और एक शब्द में लिख रहा हूं गुड़। अब देखो मैंने दोनों में बिंदी नहीं लगाई, दोनों में क्या नहीं लगाई, बिंदी नहीं लगाई, तो आप अलग अलग कैसे पढ़ेंगे। गुड़ का मतलब अच्छा, तो मुझे गुड़ ये लिखना पड़ेगा, और खाने के लिए जब गुड़ चाहिए तो नीचे ये वाला रा रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो होता है उसका उच्चारण का जो तरीका है वो क्या है, ड़। जैसे हम गुड़ बोलते हैं तो ये है क्या, ड़, ये है क्या, ड़। तो देखो एक तो निकल के आता है क्या, ड़, एक तो निकल के आया क्या, ड़। ठीक, वैसे ही एक अक्षर अपने पास और है, एक तो है ऐसे और एक है ऐसे। अगर नीचे बिंदी लगा दे तो ये हो जाता है ढ, और एक ये वाली अगर इधर बिंदी रखे तो उधर ढक्कन वाला। ठीक है, आजकल ढक्कन आदमी ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, YouTube पे टिकटॉक पे लाख के ढक्कन। तो देखो ये उन्हीं लोगों वाला है ढक्कन। ठीक है, और ये क्या है, ढ है। ठीक है, तो ये जब अपन चढ़ना लिखेंगे, चढ़ना, जब अपन लिखेंगे पढ़ना, तो देखो चढ़ना और क्या, पढ़ना, इन दोनों में आएगा क्या, ढ। इन दोनों में क्या आएगा, ढ। देखो जरा, जैसे ढा ढक्कन है, तो ढा जो है इससे कोई वर्ण शुरू नहीं होता, ढा से। इसकी विशेषता क्या है कि इससे कोई वर्ण शुरू नहीं होता और इससे भी कोई वर्ण शुरू नहीं होता। तो हमें दो वर्ण मिल गए, एक वर्ण मिल गया क्या, ये वाला, और एक वर्ण मिल गया क्या, ये वाला। तो ये जो दोनों वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों को कहा जाता है क्या, द्विगुण व्यंजन या द्विस्पष्ट व्यंजन। क्या कहा जाता है,
द्विगुण व्यंजन या द्विस्पष्ट व्यंजन, तो ये आपको और याद रखना है, इनको कहा जाता है क्या, द्विगुण व्यंजन या द्विस्पष्ट व्यंजन। वैसे ही इनका एक नाम और मिलता है फेंका हुआ, या इन्हीं को कहा जाता है क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे ढ और ढा बोलोगे, जीभ हाल क्या होगी, टकराएगी मूर्धा से और बाहर आएगी, तो इसे क्या कहा जाता है, ढ, और इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है और उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, एक बात और मुझे याद आ रही है, उसको और समझ लो। ठीक, ढ और ढा तो ये हो ही गए। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, एक बात और याद आ रही थी। ठीक, तो देखो जरा वो क्या है कि ये तो हो गया आपका उच्चारण स्थल। ठीक है, और वो हो गए दो वर्ण जो क्या क्या है, द्विगुण व्यंजन है। ठीक, अच्छा, हाँ, अनुनासिक की बात याद आ रही थी। चौथा जो है वर्णों का जो प्रकार है वो क्या है, अनुनासिक। वो है क्या, अनुनासिक। अब देखो, अनु का मतलब पीछे और नसिका मतलब नाक। मतलब ये कि जहां पर पीछे से नाक का स्वर देना पड़े उन्हें कहा जाता है क्या, अनुनासिक वर्ण। उन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण। तो देखो, ये जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, ये जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, ये अनुनासिक वर्णों का जो निर्माण होता है वो होता है काय से, अनुस्वार से। वो काय से होता है, अनुस्वार से। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुनासिक वर्णों का जो अंग है वो क्या है, तो आप कहोगे क्या है, अंग है। क्योंकि और इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार। इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार। तो जो अनुनासिक वर्ण है उनका निर्माण अनुस्वार से हुआ है, और प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर 1 2 3 4 5 ये जो है ये सारे वर्ग क्या है, अनुनासिक हैं। ये क्या है, अनुनासिक हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 5 है। और दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि इनका निर्माण काय से होता है, तो काय से होता है, अनुस्वार से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इसी की वजह से ये क्या हो जाते हैं, पंचमाक्षर हो जाते हैं, और इनके उच्चारण में नसिका का भी क्या लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। तो ये है आपके क्या, पूरी व्यंजन वर्णमाला। मैंने जहां तक मुझे याद आया मैंने कवर करा दिया, और शायद इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा। मनोरंजन की फिर से कहूंगा कि आप बिल्कुल उम्मीद ना करें। ठीक है, और आपको जो अगर मतलब YouTube पे क्या क्या किया जाता है जिससे पता चल जाता है, वो सब अगर तुम्हें करना हो, ठीक है, तो वो कर लेना। बाकी तुम लोगों की मर्जी है, मैं निवेदन नहीं करूंगा कि तुम ये कर लेना वो कर लेना। YouTube पे जो होता हो वो आप लोग कर लेना, अगर ठीक ठाक लगे, बाकी आपकी मर्जी। तब तक के लिए